हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज की क्लास में दैट मीन्स पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स एडवांटेजेस एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। बेसिकली बच्चों फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग मीन्स जब भी हम खाने को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन फूड मटेरियल में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और खाने को खराब कर देते हैं, उनमें से मोस्टली कौन होते हैं? दैट इज बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ज्यादातर फूड को खराब करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं फूड में ग्रो करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और साथ ही साथ उसको खराब कर देते हैं। इसके अलावा उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन्स मींस पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से अगर वो खाना अगर हम खा लें जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मीनिंग क्या है बच्चों? कि अगर कोई भी खाना अगर प्रॉपर तरीके से नहीं रखा हुआ है, कैसे भी हमने रख दिया है बिना गर्म किए, कैसे भी बिल्कुल खराब ढंग से हमने रखा हुआ है उसे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो खाना अगर हम खा लें तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली कौन से कंडीशन में ग्रो करते हैं? दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में। वार्म मीन्स जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो, ह्यूमिड कंडीशन मीन्स जहाँ पे नमी हो। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में, उसको कहा गया है ह्यूमिड कंडीशन। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वार्म ह्यूमिड कंडीशन मिल जाता है, साथ ही साथ देखो फूड मटेरियल भी है, फूड मटेरियल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो वो फटाफट अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं खाने में, और अल्टीमेटली जो खाना है वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, दैट मीन्स खराब हो जाता है। कैसे हमें पता चलेगा कि जो खाना है वो खराब हो चुका है? तो हमें पता है कि खाना जब भी खराब हो जाता है तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आती है। अनप्लीजेंट स्मेल मीन्स ऐसी स्मेल जो कि हमें अच्छी ना लगे, गंदी स्मेल आती है। ठीक है, साथ ही साथ उसका जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स का मीनिंग क्या होता है? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो देखो फूड पॉइजनिंग के जो लक्षण हो सकते हैं, पेट में दर्द होना, ठीक है, स्टमक पेन होना, इसके अलावा कई कंडीशंस में फीवर भी आ जाता है। ठीक है, हेडेक भी होता है, साथ ही साथ लूज मोशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, लूज मोशन दैट मीन्स डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वोमिटिंग जैसा फील होता है, दैट मीन्स नॉजिया। ठीक है, और वोमिटिंग भी होता है। तो ये सारे लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? जैसे कि हेडेक होना, फीवर होना, वोमिटिंग होना, इसके अलावा नॉजिया जिसमें कि हमें वोमिटिंग जैसा लगता है लेकिन वोमिटिंग होती नहीं है। ठीक है, और वोमिटिंग का मीनिंग क्या होगा? जिसमें उल्टी हो जाती है। और नॉजिया का मीनिंग क्या होता है? नॉजिया का मीनिंग होता है कि हमें उल्टी जैसा फील होना। ठीक है, इसके अलावा डायरिया। ठीक है, डायरिया मीन्स लूज मोशन होना। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, दैट मीन्स पेट में अकड़न होना। तो ये बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि कब होते हैं? फूड पॉइजनिंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट इज जो भी बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं उनके नाम हम वन बाय वन देखेंगे, जैसे कि साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकाई और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये किनके नाम है? ऐसे बैक्टीरिया के नाम है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। क्लियर? सिमिलरली ऐसे फंजाई जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं उनके नाम क्या है? एस्परजिलस, पेनिसिलियम। ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए? फूड को प्रिजर्व करना चाहिए, दैट मीन्स फूड को बचाना चाहिए खराब होने से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक तो खाना वेस्ट भी हो जाता है, साथ ही साथ बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो खाना है उसे हम क्या करें? बचाए खराब होने से। ठीक है, तो हम फूड को कैसे बचा सकते हैं खराब होने से? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के बारे में है, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम स्पॉइलेज ऑफ फूड को, दैट मीन्स
खाने को खराब होने से बचाते हैं। कौन से मेथड से? फिजिकल और केमिकल मेथड से। नाउ क्वेश्चन इज की मैम फिजिकल और केमिकल मेथड क्या होता है? तो बच्चों आगे मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल और केमिकल मेथड्स क्या होता है। तो फूड प्रिजर्वेशन समझ में आया? फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है बच्चों? ऐसा प्रोसेस जिसमें कि स्पॉइलेज ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड को खराब होने से रोका जाता है, उसको स्टॉप किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। क्लियर? जितने भी फूड प्रिजर्वेशन के मेथड यूज किए जाते हैं उसमें मेन जो ख्याल रखा जाता है वो ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होगी, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऐसे कंडीशन जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पसंद होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशन में ग्रो करते हैं, दैट मीन्स उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उस कंडीशन को हटा दिया जाए, उस कंडीशन को हम क्या कर दें? स्टॉप कर दें, ताकि वो ग्रो ही ना कर पाए। जैसे कि मान लो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वार्म कंडीशन में और ह्यूमिड कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अगर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वार्म कंडीशन समझ रहे हो ना, दैट मीन्स थोड़ी सी गर्माहट वाली कंडीशन, या ह्यूमिड कंडीशन मीन्स नमी वाली कंडीशन ही ना दे, तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो ये तरीके यूज किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि जो फूड प्रिजर्वेशन है उसको करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो है ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम केमिकल्स को यूज करते हैं क्या करने के लिए? स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल्स को प्रिवेंट करने के लिए। कहने का मीनिंग ये है बेटा, जब भी हम केमिकल्स को यूज करते हैं खाने को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? केमिकल मेथड्स। ठीक है, इन केमिकल्स का काम क्या होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं खाने में या ग्रो करते हैं खाने में, जिसके वजह से खाना स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, उनकी ग्रोथ को ही बंद कर देना। ठीक है, उन्हें ग्रो होने से रोकना। तो इसलिए इस मेथड को हमने क्या कहा है? केमिकल मेथड, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने में। क्लियर? नॉर्मली जो केमिकल्स बेटा यूज किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए, उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, अब देखो वन बाय वन कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहला जो फूड प्रिजर्वेटिव है दैट इज सोडियम बेंजोएट। ठीक है, एक टाइप का केमिकल है जो कि डिफरेंट फूड मटेरियल में डाला जाता है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें और जो फूड मटेरियल है वो लंबे समय तक चल सके। ओके, अब देखो सोडियम बेंजोएट बेसिकली देखो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस में। ठीक है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इन सब में क्या यूज होता है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटासल्फाइड। पोटेशियम मेटासल्फाइड भी बच्चों एक टाइप का फूड प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, एक टाइप का केमिकल होता है जो अगेन किस में यूज किया जाता है? फूड मटेरियल में यूज किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम्स में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीज में। ठीक है, अगर नेचुरली कोई भी जैम्स या जेलीज बनाई गई है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप रखने के लिए, ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज कर सकते हैं? दैट इज पोटेशियम मेटासल्फाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज किया जाता है जेम्स और जेलीज में, बहुत सारे केमिकल्स हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो कि हेल्प करते हैं क्या करने में? फूड को प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट जो फूड प्रिजर्वेटिव है दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी एक टाइप का केमिकल है जो कि फूड प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक टाइप का फूड प्रिजर्वेटिव है। अब देखो ध्यान से, जो सिट्रिक एसिड है नॉर्मली कहाँ यूज किया जाता है? कॉन्फेक्शनरीज में। कॉन्फेक्शनरीज मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है स्वीट्स को खराब होने से रोकने में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी स्वीट मटेरियल्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों? बच्चों मैंने आपको 3 नेम्स बताए फूड प्रिजर्वेटिव के। कौन कौन से बताए? फर्स्ट इज सोडियम बेंजोएट, सेकेंड इज पोटेशियम मेटासल्फाइड एंड थर्ड वन इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, जस्ट आपको बच्चों आइडिया होना चाहिए इनके नेम्स का।
जितने भी अब हम आगे जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे वो कौन से कैटेगरीज के अंदर आएंगे बच्चों, दैट इज फिजिकल मेथड। क्लियर। तो हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। फूड को जब हम सॉल्ट की मदद से स्पॉइल होने से रोकते हैं, ठीक है, तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट की मदद से हम स्पॉइलेज ऑफ फूड को जब रोकेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। ठीक है। फॉर एजेस पीपल हैव प्रिजर्व्ड फूड मटेरियल बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। इसका मीनिंग क्या है, लंबे समय से, ठीक है, बहुत पुराने समय से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सॉल्ट को यूज करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे कि देखो मीट हो गया, ठीक है, मीट के ऊपर सॉल्ट की लेयर लगा दी जाती है, ठीक है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रो ना करे। आपने देखा होगा अचार वगैरह जब बनाया जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा नमक डाला जाता है। ज्यादा से ज्यादा नमक डालने का मीनिंग ये नहीं है बच्चों की इतना नमक डाल दे कि खा ही ना पाए, ठीक है, मतलब इतना नमक डाला जाता है जो कि टेस्ट भी लगे हमें। ओके। लेकिन आपने देखा होगा अचार वगैरह में जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि हेल्प करता है कि जो अचार है लंबे समय तक हम यूज कर सकें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नमक डालने के वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अचार में ग्रो नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैंने शो किया है कि फिश को भी किस में रखा गया है, सॉल्ट में रखा गया है, ताकि ये क्या ना हो, स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। सिमिलरली टेमेरिंड दैट मीन्स इमली वगैरह जो होता है उसको भी स्पॉइल होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सॉल्ट की लेयर लगा देते हैं। तो देखो सॉल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फूड मटेरियल को स्पॉइल होने से रोक सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि सॉल्ट की हेल्प से ऐसा क्या होता है जिसके वजह से जो फूड मटेरियल है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। देन आंसर इज बच्चों कि सॉल्टिंग जब हम करते हैं, सॉल्टिंग मीन्स जब फूड मटेरियल में जब हम सॉल्ट की लेयर लगा देते हैं या फूड मटेरियल को सॉल्ट सोल्यूशन में हम डाल देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल है उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो फूड मटेरियल में पानी की मात्रा कम हो जाती है। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करने के लिए ह्यूमिड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स नमी की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड मटेरियल में जब पानी ही नहीं रहेगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉल्टिंग प्रोसेस है वो हेल्प करता है फूड को प्रिजर्व करने में, फूड को स्पॉइल होने से रोकने में। ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। दैट मीन्स फूड मटेरियल को हम शुगर की हेल्प से कैसे स्पॉइल होने से रोक सकते हैं। अगेन देखो जब हम खाने में फूड मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा शुगर डालते हैं, ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ बेटा, ज्यादा से ज्यादा डालने का मीनिंग ये नहीं है कि जो ह्यूमन बींग है वो ही ना खा पाए, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमन बींग्स भी उसे कंज्यूम कर सके, खा सके, ठीक है। जो शुगर है उसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, स्पॉइल होने से रोक सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि शुगर को डालने से क्या होता है, अगेन जैसे सॉल्ट को डालने से फूड मटेरियल के अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। सिमिलरली शुगर की हेल्प से भी जो मॉइस्चर होता है किसी भी फूड मटेरियल में वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे शो किया है गूसबेरी जैम, दैट मीन्स आंवले का जो जैम होता है, देखा होगा कि आपकी मम्मा जब बनाती है तो बहुत लंबे समय तक चलता है ना। रीजन क्या है, इसमें ज्यादा शुगर डाला जाता है जो कि प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिर्फ गूसबेरी जैम में ही नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम्स में शुगर यूज किया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक हम यूज कर सकें, ठीक है। जैम्स के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जेलीज होती हैं जो आप खाते हो उनमें भी शुगर यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस में भी क्या यूज किया जाता है, फ्रूट जूसेस को ही यहाँ पे स्क्वैशेस लिखा हुआ है बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस में भी क्या यूज किया जाता है, शुगर यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि हम उन्हें लंबे समय तक यूज कर सकें, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकें। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर की हेल्प से, विनेगर मीन्स क्या होता है बच्चों, सिरका, ठीक है। ऑयल और विनेगर की मदद से भी हम फूड को स्पॉइल होने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल और विनेगर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में अचार वगैरह बनाया जाता है, पिकल्स जब बनाया जाता है तो उसमें आपकी मम्मा क्या डालती हैं, या आपकी जो ग्रैंड मॉम है, दैट मीन्स आपकी जो दादी माँ है या जो नानी माँ है, वो क्या डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना।
सरसों का तेल डालते हैं, विनेगर भी यूज किया जाता है। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है ताकि जो अचार है, जो पिकल है, वो लंबे समय तक चल सके। देखो बच्चों, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अचार में, दैट मीन्स पिकल्स में, सॉल्ट भी यूज किया जाता है। तो देखो पिकल्स में कितनी सारी ऐसी चीजें यूज कर ली जाती हैं ताकि वो जल्द से जल्द खराब ना हो, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट इज बाय कूलिंग एंड फ्रीजिंग। बाय कूलिंग एंड फ्रीजिंग नेक्स्ट टाइप का फूड प्रिजर्वेशन का मेथड होता है, जिसमें कि जितने भी फूड मटेरियल होते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मीट हो, ठीक है, फिशेज हो, ठीक है, इन सभी को किन में रखा जाता है? लो टेम्परेचर में रखा जाता है। दैट मीन्स रेफ्रिजरेटर्स में, दैट मीन्स फ्रिज में या डीप फ्रीजर्स में रखा जाता है, ताकि हम क्या कर सके? खाने को खराब होने से रोक सके। यहाँ पे जो मेन रोल होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, कम होता है, और लो टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ये तरीका जो है हेल्प करता है फूड को स्पॉइल होने से रोकने में, प्रिवेंट करने में, ठीक है, ताकि जो फूड मटेरियल है लंबे समय तक हम यूज कर सकें। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बच्चों एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या किया जाता है कि जो फूड मटेरियल है उसमें से जो मॉइस्चर लेवल है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जैसे देखो बच्चों, गर्मियों में हम ये वर्ड यूज भी करते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, दैट मीन्स जब हमारे बॉडी से पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उस टाइम हमें भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन जितने भी फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल के लिए हम जानबूझ के डिहाइड्रेशन करते हैं, क्योंकि अगर फूड मटेरियल में डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा तो उसकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व कर पाएंगे। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है कि जो फूड मटेरियल है उसमें से पानी की मात्रा को कम कर देना। ठीक है, पानी की मात्रा कम करने से क्या होगा कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो डिहाइड्रेशन मेथड की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं। और ट्रेडिशनली जो एक मेथड यूज किया जाता है दैट इज सन ड्राइंग। सन ड्राइंग क्या होता है? जितना भी फूड मटेरियल है उनको धूप में रख दिया जाता है ताकि उनके अंदर का पानी जो है वो कम हो सके और उनको हम लंबे समय तक यूज कर सके। जैसे कि देखो मैंने बच्चों यहाँ पे इमेजेस में शो किया है, आपने भी देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मा ये जो मैंगोज हैं, जो आम है, उनको धूप में सुखाते हैं ना अचार वगैरह बनाने के लिए। सिमिलरली जो लाल मिर्ची होती है, रेड चिलीज जो होती है, उन्हें भी धूप में सुखाया जाता है। और जब गेहूं लाया जाता है तो गेहूं को भी धोने के बाद सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर लेवल है उसको कम किया जा सके और उसको लंबे समय तक हम स्टोर कर सके। ओके, नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन एक ऐसा फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे बताया भी है, पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। अब देखो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरीके में बेसिकली क्या किया जाएगा, जो मिल्क है, जो दूध है, उसे हीट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक। कितने समय के लिए? 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, ताकि उस दूध में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर सके। ठीक है, आफ्टर दैट एकदम तुरंत जो दूध को गर्म किया गया था उसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठीक है, एकदम क्विकली उसे ठंडा किया जाता है और उसका जो टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक था उससे कितने टेम्परेचर तक कर दिया जाता है? दैट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों? ताकि अगर उसमें बचे कुचे बैक्टीरिया भी अगर हैं, क्योंकि देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में भी नहीं मरते, वो कम टेम्परेचर में मर जाते हैं। तो जब हम 70 डिग्री सेल्सियस में दूध को गर्म करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह पाते हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में जिंदा रहते हैं वो कम मरेंगे जैसे ही हम 15 to 30 सेकेंड्स के लिए दूध को गर्म कर लेंगे। फिर तुरंत बाद हम उस दूध को ठंडा करते हैं और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं ताकि अगर उसमें रिमेनिंग बैक्टीरिया जो है वो मर जाए। ठीक है, रिमेनिंग बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। क्लियर है?
ये जो मैंने आपको बच्चों प्रोसेस बताया, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन। क्लियर। इस प्रोसेस को करने के बाद दूध को, मिल्क को तुरंत स्टोर कर दिया जाता है स्टेरिलाइज्ड बॉटल या पाउचेस में। नाउ क्वेश्चन इसकी, स्टेरिलाइज्ड का मीनिंग क्या है? स्टेरिलाइज्ड का मीनिंग होता है ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया गया है, ऐसे पाउचेस में या ऐसे बॉटल्स में इनको रखा जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो, और यू कैन से माइक्रोब्स फ्री हो। ठीक है, ऐसे पाउचेस में और ऐसे बॉटल्स में मिल्क को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, और मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो है, ये किसने डिस्कवर किया था? दैट इज लुइस पाश्चर। देखो इनके सरनेम में पाश्चर आ रहा है, और क्योंकि इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था, दैट्स वाई इस मेथड का नाम क्या पड़ा? पाश्चराइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज बाय एयर टाइट पैकेजिंग। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी फूड मटेरियल है उसको ऐसे जगह में स्टोर कर लिया जाता है, ऐसे पैकेट्स में स्टोर कर लिया जाता है जिसमें कि बिल्कुल भी हवा ना हो, इसलिए बोला गया है एयर टाइट। दैट मीन्स जिसमें बिल्कुल भी हवा ना हो। दैट मीन्स जितने भी आप चिप्स वगैरह ईट करते हैं या जो नमकीन वगैरह हम खाते हैं तो उन्हें पैकेट्स में स्टोर किया जाता है ना। तो बेसिकली ये ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फूड मटेरियल को खराब करने में। ठीक है, तो जितना भी ऑक्सीजन है उस फूड मटेरियल से, उस पैकेट से निकाल दिया जाता है, और उसमें कौन सी गैस फिल कर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस, जो कि हेल्प करता है उस फूड मटेरियल को लंबे समय तक ठीक रखने में। नेक्स्ट इज कैनिंग। बेसिकली बच्चों कैनिंग में क्या होता है? कैनिंग में दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज कुकिंग ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल है उसको कुक किया जाता है। आफ्टर दैट, कुक करने का मेन मकसद ये होता है कि उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस, गर्म करने की वजह से। आफ्टर दैट इन्हें स्टोर कर लिया जाता है स्टेरिलाइज्ड टिन कंटेनर्स में। दैट मीन्स ऐसे टिन कंटेनर्स में, जैसे मैंने यहाँ पे टिन शो किया है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिन है जिसमें की फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है, तो स्टेरिलाइज टिन कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है। स्टेरिलाइज मीन्स माइक्रोब्स फ्री टिन कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मीनिंग फूड प्रिजर्वेशन करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है, इट डिक्रीजेस द फूड वेस्टेज। जो खाना वेस्ट हो जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देते हैं खाने को, अगर हम फूड प्रिजर्वेशन का मेथड अपनाएं तो फूड खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, जिसकी मदद से जो फूड वेस्टेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फूड वेस्टेज डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है? फूड वेस्टेज कम हो जाता है। ठीक है, कम से कम खाना बर्बाद होता है। समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंड एडवांटेज इज की फूड प्रिजर्वेशन की हेल्प से हम स्टोरेज पीरियड का मीनिंग क्या होता है? शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं किसी भी फूड मटेरियल का। दैट मीन्स फूड प्रिजर्वेशन की मदद से हम फूड मटेरियल्स को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उनकी जो स्टोरेज पीरियड है, उनको स्टोर करने का जो टाइम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम फूड प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो खाना है जल्दी खराब हो जाएगा। दैट मीन्स उनका जो स्टोर करने का जो टाइम है वो, और यू कैन से स्टोरेज पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से फूड को प्रिजर्व करें तो उनका जो खराब होने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है। ठीक है, और वो लंबे समय तक ठीक रहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? उनका स्टोरेज पीरियड, और यू कैन से शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ जो एडवांटेज है फूड प्रिजर्वेशन का ये है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इज कि ऐसे फूड मटेरियल जो कि जिस सीजन में नहीं मिलते हैं वो उस सीजन में भी मिल जाते हैं। क्या मतलब है? जैसे मान लो गर्मियों के टाइम में मैंगोज वगैरह मिलते हैं, है ना, लेकिन अगर हमें ठंड के टाइम में मैंगोज चाहिए तो उस टाइम भी अगर आप मार्केट जाओगे तो आपको मैंगोज मिल जाएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो पाता है फूड प्रिजर्वेशन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन इज इट हेल्प्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल इवन एट डिस्टेंट प्लेसेस। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग बच्चों ये है, कोई भी फूड मटेरियल, पेरिशेबल फूड मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा फूड मटेरियल जो कि खराब हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी फूड मटेरियल जो कि खराब हो सकता है, कोई भी क्या बच्चों, कोई भी फूड अगर है तो वो खराब होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पेरिशेबल वर्ड यूज करते हैं। पेरिशेबल मीन जो कि एक ना एक दिन खराब होगा। ठीक है, तो पेरिशेबल फूड मटेरियल जो कि हमारे आसपास नहीं मिलता है, बहुत दूर मिलता है, फूड प्रिजर्वेशन की मदद से वो भी हमें मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो एप्पल्स वगैरह है और जो कीवी वगैरह होता है, ठीक है, फ्रूट, ये ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? जैसे कि हिमाचल प्रदेश या कश्मीर वगैरह साइड में ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि
नॉर्मली जितने भी बच्चे यहाँ पे हो दिल्ली या यूपी साइड के, ठीक है, अगर आप यहाँ के नहीं भी हैं, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, आप अगर मार्केट जाओगे तो आपको कीवी या जो एप्पल्स वगैरह हैं इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो कीवीज और जो एप्पल है वो इतने ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, तब भी हमें मिल जाता है। रीजन क्या है कि वहां से उन फूड मटेरियल को यहाँ पे लाया जाता है और उनको प्रॉपरली स्टोर कर दिया जाता है फूड प्रिजर्वेशन मेथड के जरिए, ठीक है। तब जाके जो खाना या कोई भी फूड मटेरियल जो कि हमारे आसपास नहीं मिलता है वो भी हमारे लिए अवेलेबल होता है। ओके, तो ये सारे क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के एडवांटेजेस थे और यू कैन से फूड प्रिजर्वेशन के फायदे हैं, ठीक है। बच्चों, फूड पॉइजनिंग और जो फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है तभी जाके आपको समझ में आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर क्लास में मिलने वाला है, 9th में भी मिलेगा, ठीक है, 10th में भी मिलेगा। दैट मीन्स हर क्लास में आपको नाइट्रोजन साइकिल मिलेगा ही मिलेगा अगर आप साइंस पढ़ रहे हो। ओके, नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में कितने परसेंटेज में होता है, दैट इज 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। देन आंसर इज नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या होता है, जब भी नाइट्रोजन, ठीक है, जब भी नाइट्रोजन मूव करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, देन अगेन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन साइकिल में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड इज अमोनिफिकेशन, फोर्थ इज नाइट्रिफिकेशन एंड फिफ्थ इज डीनाइट्रिफिकेशन। और इन पांचों स्टेप्स को वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज की मैम नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा नाइट्रोजन ह्यूमन बींग्स के लिए और यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प करता है क्या फॉर्म करने में, प्रोटीन्स फॉर्म करने में, अमाइनो एसिड्स फॉर्म करने में। अमाइनो एसिड्स ही जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में जाके धीरे धीरे सीख जाएंगे कि क्या होते हैं ये, ठीक है। बस अभी आप ये जानिए कि नाइट्रोजन हेल्प करता है क्या फॉर्म करने में, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए। इन सबको फॉर्म करने में नाइट्रोजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना, नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट स्टेप जो है नाइट्रोजन साइकिल में दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बच्चों एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको बैक्टीरिया एक्सप्लेन कर रही थी, है ना। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बच्चे, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, ठीक है, इसको यूज नहीं कर पाते हैं, इस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। N2, ये जो N है, N बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है, केमिकल सिंबल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है जिसे डायरेक्टली कोई भी प्लांट या एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट किया जाए, कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। कैसे, इनको दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करवा के, ठीक है, जो कि आपको क्लियर होगा धीरे धीरे आगे की स्लाइड्स में। ओके बच्चों, अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली है क्या। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसे हम बोल सकते हैं फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, N2 की फॉर्म में। फ्री क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कोई दूसरा केमिकल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एकदम बिंदास होकर घूम रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बच्चों दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट इज लाइटनिंग एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग की हेल्प से कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, लेट्स सी।
देखो बच्चों, जब भी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मीन्स जब भी बिजली कड़कती है, ठीक है बच्चों। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल शो किया है, ठीक है। जब भी बिजली कड़कती है उस टाइम एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन होता है, बिजली कड़कते टाइम बहुत ज्यादा बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए इसको समझते हैं रिएक्शन की मदद से। लेट्स सी हियर बच्चों, यहाँ पे देखो N2 रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइटनिंग जब होगी, दैट मीन्स बिजली कड़केगी, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बेटा बच्चों, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके। और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, देखो बिजली जब कड़क रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है ना। तो बारिश जब होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना था बिजली कड़कते टाइम, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बारिश के पानी के साथ मिलने के बाद क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कि जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ये रेन वाटर के साथ कंबाइंड होगा और अल्टीमेटली ये फॉर्म करेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है बारिश के पानी के साथ कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा जमीन में, सॉइल में पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्या होगा वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी। तो ये क्लियर है कि लाइटनिंग की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हुआ। देखो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन था वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया ना। तो यही तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लाइटनिंग की हेल्प से क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। नेक्स्ट इज बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज लाइटनिंग, सेकंड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले भी मैं बच्चों आपको बता चुकी हूँ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट मीन्स जितने भी दलहन की फसलें होती हैं, जैसे कि दाल की जितनी भी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे इमेज में मैंने लेग्यूमिनस प्लांट का रूट शो किया है जिसमें कि रूट नोड्यूल शो किए गए हैं। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं इनकी जड़ों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, नाम मैंने पहले भी आपको बताया है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है सॉइल में जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। और इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या फॉर्म करता है, रूट नोड्यूल्स, दैट मीन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हें कहा गया है रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं, जो कि ये शो करता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में कौन ग्रो कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। और ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि जो कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, वो फॉर्म कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। और उस कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को कौन यूज करता है, फिर प्लांट यूज करता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, दैट्स वाई इस प्रोसेस को क्या कहा गया है बच्चों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। फर्स्ट स्टेप जो था दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप है इन नाइट्रोजन साइकिल दैट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन बच्चों क्या होता है कि जैसे मैंने बताया लाइटनिंग के दौरान जो कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कहाँ पहुंचता है, बारिश के बाद सॉइल में पहुंचता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से भी कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है। तो जितना भी नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म है, चाहे वो नाइट्रेट की फॉर्म में हो, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है, दैट इज NO3। जो नाइट्रेट है दैट इज कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है, इसको कौन यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। कहाँ से यूज करते हैं, सॉइल से यूज करते हैं, ठीक है। सॉइल से जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स की हेल्प से, तो साथ ही साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रेट्स भी आ जाएगा, ठीक है।
और इस नाइट्रेट को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट प्रोटीन में। ठीक है, जो नाइट्रेट सॉइल से इन्होंने लिया, प्लांट किस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट प्रोटीन्स में। अब जब इन प्लांट को कौन ईट करेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स ईट करेंगे, तो जो प्लांट के अंदर का प्रोटीन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिमल प्रोटीन में, क्योंकि प्लांट को किसने खा लिया, एनिमल ने खा लिया। तो अब एनिमल के अंदर जाके वो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बन जाएगा, एनिमल प्रोटीन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन बेसिकली क्या है बेटा, नाइट्रोजन एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का मीनिंग क्या है, ऐसा नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, दैट मीन्स सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसको जब किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दैट मीन्स जब प्लांट्स जो है नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो सॉइल में जब वो नाइट्रेट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे ही वो नाइट्रेट प्लांट के अंदर जाएगा और प्रोटीन में बदल जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट बन जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन फॉर्म हुआ वो प्लांट के अंदर है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट ही तो बन गया वो कंपाउंड, वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि सॉइल में था। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, थर्ड स्टेप जो होता है नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में बेटा बेसिकली क्या होगा कि जब भी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके अंदर का जो भी प्रोटीन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम में। दैट मीन्स जितना भी प्लांट और एनिमल के अंदर का प्रोटीन जो है, जब वो मर जाएंगे वो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो खुद से कन्वर्ट नहीं होता है, जो प्रोटीन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज करने के लिए आएंगे, सड़ाने के लिए आएंगे, तो उस टाइम जितना भी प्रोटीन होगा प्लांट और एनिमल में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम दैट मीन्स बेटा NH4, देखो यहाँ पे शो भी किया गया है। NH3 मीन्स क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है प्लांट के अंदर का या एनिमल के अंदर के प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्योंकि अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं ये बैक्टीरिया, दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं इनसाइड प्लांट्स और एनिमल्स आफ्टर देयर डेथ दे विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो है नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, जो अमोनिया सॉइल में मिक्स हो गया, दैट मीन्स प्लांट और एनिमल्स के मरने के बाद जो प्रोटीन अमोनिया में चेंज हो गया था बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन, वो अमोनिया जो है अब किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में। और नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है दैट इज NO2। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से, दैट इज नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, देन ये जो नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। नाइट्रेट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नाइट्रेट दैट मीन्स क्या होता है, NO3, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनो बच्चों, अमोनिया से जब नाइट्राइट बनता है तो उस टाइम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, दैट इज नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और नाइट्राइट से जब नाइट्रेट बनता है तो उस टाइम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, दैट इज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर नाम है और ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। और इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगी। देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। बेसिकली नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब अमोनिया जो है या जो अमोनियम है किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में। अमोनिया सबसे पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, ठीक है, दैट इज NO2 में, फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में, दैट मीन्स NO3 में। तो दैट मीन्स अमोनिया अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स में। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब समझ में आया। अब जो ये नाइट्रेट्स और जो नाइट्राइट्स बने हैं सॉइल में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो दोबारा से वंस अगेन कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जितने भी वहां पे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे।
जब प्लांट इन नाइट्रेट्स को यूज कर लेंगे तो अगेन वो प्लांट प्रोटीन बनाने में यूज करेंगे, ठीक है। फिर उस प्लांट को कौन ईट करेगा, एनिमल ईट करेगा, तो एनिमल प्रोटीन बन जाएगा। फिर वो मरेंगे तो मरने के बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके प्रोटीन को अमोनिया में चेंज करेंगे। अमोनिया जब बन जाएगा तो अमोनिया फिर किस में चेंज होगा, नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, फिर वो अगेन नाइट्रेट सॉइल में पहुंचेगा, फिर अगेन प्लांट उसको यूज करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। और देखो नाइट्रोजन साइकिल स्टार्टिंग में ही बच्चों बताया था कि जब नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो गए, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, दैट इज सॉइल और हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, या वाटर आप बोल सकते हो। तो इनके थ्रू होते हुए जब नाइट्रोजन मूव करता है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कुछ नाइट्रेट ऐसा होता है सॉइल में जो कि प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ नाइट्रेट तो प्लांट यूज कर लेते हैं सॉइल से, ठीक है, लेकिन कुछ नाइट्रेट जो होते हैं सॉइल में वो प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली सुडोमोनास बैक्टीरिया, ये हेल्प करता है इन नाइट्रेट्स को अगेन किस में कन्वर्ट करने में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने में। दैट मीन्स जो नाइट्रेट्स हैं NO3 ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कौन करने में मेन रोल प्ले करेगा, दैट इज सुडोमोनास बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, अगेन एटमॉस्फेयर में। जैसे देखो यहाँ पे बताया ना कि नाइट्रोजन जो है अगेन कहाँ पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और यू कैन से फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। दैट मीन्स नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व था कौन सा था, सुडोमोनास बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगेन देखो जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यहाँ पे अगेन लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग की मदद से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद एसिड फॉर्म होगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड, फिर अगेन वो सॉइल में पहुंचेगा, फिर वहां से अगेन जो प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग से बताया था वो चलेगा और कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ये जो पांचों स्टेप्स है कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। और इन पांचों स्टेप्स के वजह से जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज 78%, वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बच्चों ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज, यहीं पे खत्म होता है, ठीक है।